विद्यार्थियों, आज हम अपना सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 1 का टॉपिक गायकों के गुण और अवगुण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम एक प्रैक्टिकल रूप से अनुभव करते हैं कि कुछ गायकों का गायन एकाएक हृदय को छू जाता है, जबकि कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा गाने के बावजूद भी गायक जो है वो हमारे दिल पर, हमारे मन के अंतस पर प्रभाव नहीं छोड़ पाता। जहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध गायकों के गुण और अवगुण से संबंधित है। अतः शुरू से ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गायकी में कोई अवगुण तो नहीं पैदा हो रहा है। भारतीय संगीत में इसको इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी गायकों के गुण और अवगुण के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। श्रीमन लक्ष्य संगीत में उल्लेख मिलता है कि योग्य रस, भाव तथा भाषांग की उचित रूप से साधना करते हुए जो गायक गाता है उसका संगीत मोहिनी रूप होकर श्रोताओं के मन को जीतने में अवश्य ही सफल होता है। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने गायकों के गुण अवगुण का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। उन नियमों पर ध्यान देकर जो संगीतज्ञ अपने कला का प्रदर्शन करता है उसके गाने का रंग महफिल में शीघ्र ही जम जाता है। इसके विरुद्ध कुछ गायक ऐसे भी देखे जाते हैं जिन्होंने या तो गायकों के गुण और अवगुण का शास्त्रों में मनन ही नहीं किया अथवा वे उन्हें जानते हुए भी अपनी आदत से मजबूर होकर उन पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका परिणाम यह होता है कि उनकी जो भद्दी हरकतें होती हैं वो महफिल में रंग जमाने की बजाय हास्य का वातावरण पैदा कर देती हैं। श्रोताओं में सभी तरह के व्यक्ति होते हैं। कोई श्रोता के गीत की कविता का आनंद लेता है तो कोई आवाज़ के सुरीलेपन का आनंद लेता है, कोई गायक अथवा गायिका के रंग रूप और उसके हाव भाव का ही आनंद ले लेता है। और इसी तरह से कहना चाहिए कि गायक के जो विभिन्न अंग होते हैं, संगीत कला के जितने भी अंग होते हैं, विभिन्न प्रकार के श्रोता अपनी अपनी रुचि के अनुकूल रसास्वादन करते रहते हैं। ऐसी हालत में यह निश्चित है कि गायक के गुण अवगुण महफिल में रंग बनाने या बिगाड़ने में बहुत सहायता करते हैं। अतः प्रत्येक संगीत विद्यार्थी को आरंभ से ही ध्यान देकर गायकों के गुणों को अपनाना चाहिए और अवगुणों से बचना चाहिए। आरंभ में आपकी जैसी आदत पड़ जाती है फिर वो आदत आपकी छूटती नहीं है। इसलिए आपको शुरू से ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि शुरू से ही हाथ पैर फेंक कर या फिर टेढ़ा मुँह करके भद्दे ढंग से गाने की आदत पड़ जाए, कई बार बहुत से लोग दांत दिखा कर के भी गाना गाने लग जाते हैं, तो इस तरह की कोई आदत पड़ जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसका परिणाम ये होता है कि संगीत समाज में उन्हें सम्मान और सफलता कभी नहीं मिलती है। इसलिए हमें शुरू से ही गायकों के गुणों का मनन करते हुए उसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमन लक्ष्य संगीत में ऐसा ही उल्लेख मिलता है। उन श्रीमन लक्ष्य संगीत के लक्ष्यकार के अनुसार कि भद्दे ढंग से चिल्लाकर और ऊट-पटांग हाव भाव दिखाने से महफिल में केवल हास्य रस का ही वातावरण पैदा हो सकता है। इसलिए हमेशा एक अच्छे गायक को गायकों के गुण के बारे में पूरा मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत रत्नाकर में भी गायकों के गुण के बारे में विस्तृत चर्चा हमें देखने को मिलती है। लेकिन बच्चों, यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात है कि संगीत रत्नाकर यानी कि शारंगदेव के समय जाति गायन प्रचलित था। वर्तमान समय में राग गायन प्रचलित है। अतः तत्कालीन गुणों को वर्तमान गायन के संदर्भ में हमें समझना चाहिए।
है ना। तो हम संगीत रत्नाकर की जो संगीत रत्नाकर हमारा प्रौढ़तम ग्रंथ है सप्ताध्यायी, उसमें जो गायक के गुणों का हमें निर्देशन मिलता है, उसको समसामयिक दृष्टिकोण से आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे संगीत रत्नाकर में पहला गुण गायक का लिखा है रिद्ध शब्द, अर्थात जिसका शब्द या आवाज़ मधुर और प्रिय हो। ये गायक का एक सबसे बड़ा गुण संगीत रत्नाकर में बताया गया है। दूसरा है सुशारीर। सुशारीर मतलब शरीर से मतलब नहीं है, उस जिसकी वाणी अभ्यास के बिना राग के स्वरूप को व्यक्त करने वाली हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसकी आवाज़ में तासीर हो। समझ गए आप ये। और तीसरा गुण उसमें बताया है ग्रह मोक्ष विचक्षण, यानी कि जो ग्रह और न्यास के नियमों को जानने वाला हो, विलक्षण नियमों को जानने वाला हो। ये भी गायक का एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। नेक्स्ट रत्नाकर में हमें उल्लेख मिलता है राग रागांग कोविद, अर्थात जो भाषांग, क्रियांग, उपांग, रागांग इत्यादि का ज्ञाता हो, जानकार हो। देशी संगीत में रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये चार जो भेद कहे गए हैं, जिसका अध्ययन आपने प्रथम वर्ष में किया था, वो उन्हीं के बारे में यहाँ इशारा है। मतलब इन सभी रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग का जो जानकार हो, ज्ञाता हो, ये वो भी गुणी गायक कहलाता है। फिर प्रबंध गान निष्णात, जो प्रबंध गान में प्रवीण हो। उस समय जैसे अभी ख्याल गायन प्रचलित है, उस समय प्रबंध गायन प्रचलित हुआ करता था। तो प्रबंध गायन में जो प्रवीण हो, निष्णात हो, वो भी गुणी गायक कहलाता है। इसी संदर्भ में, इसी श्रृंखला में आगे हमें उल्लेख मिलता है विविधा लाप्ति तत्वविद, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की आलप्तियों के तत्व का ज्ञाता हो। यानी कि वर्तमान संदर्भ में अगर इसको हम समझें तो आलाप की गूढ़ बातें, जैसे राग का आविर्भाव, तिरोभाव दिखाने की जिसमें कला हो, वो गुणी गायक कहलाता है। फिर सर्व स्थानों या गमकेश्वर नाया लप्त पदगति, ये बहुत बड़ा एक गुण है। इसके अनुसार एक वो गायक जो सब स्थानों की गमक को बहुत सहजता से कर सकता है, जो सब स्थानों के गमक को बहुत सहजता से ले सकता हो, अर्थात मंद्र, मध्य और तार तीनों ही स्थानों में गमक का प्रयोग बहुत आसानी से कर लें। शास्त्रों में गमक के 18 भेद बताए गए हैं स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी गमक के भेद की तरफ यहाँ इशारा किया गया है कि जो विविध स्थानों यानी मंद्र, मध्य और तार, जो विविध स्थानों से सब तरह के गमक ले सके, इसीलिए इसको कहा गया है सर्व स्थानों या गमकेश्वर नाया लप्त पदगति। नेक्स्ट है आयत्त कंठ, जिसका कंठ यानी कि गला स्वाधीन हो, अर्थात जो खुली आवाज़ का गायन करने में निष्णात हो। फिर तालज्ञ हो, जो ताल का ज्ञान रखने वाला हो। आपको पता है बिना ताल के शास्त्रीय संगीत गाना मुश्किल है, इसलिए ताल का ज्ञाता हो। कई बार बहुत अच्छा गा लिया जाता है, लेकिन ताल पक्ष इतना कमज़ोर होता है, गाते हुए बेताले हो जाते हैं हम, तो वो गायक का एक अवगुण बन जाता है। फिर सावधान, जो एकाग्र चित्त होकर सावधानी पूर्वक जो गाए, मतलब बिल्कुल चेतनता के साथ जो गाए, ये भी एक गायक का गुण है। फिर जित श्रम, जो श्रम को जीतने वाला हो, अर्थात गाते समय उसके गायन में कहीं भी श्रम नहीं झलक रहा हो, ऐसा नहीं अनुभव हो रहा हो कि उसे गाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ रहा हो, यानी कि बहुत सहजता से गाए। जित श्रम, जिसने श्रम को जीत लिया हो, ठीक है। फिर शुद्ध छाया लग विज्ञ, जो शुद्ध छाया लग और संकीर्ण, आपने ये रागों के भेद पढ़े होंगे, शुद्ध राग, छायालग राग और संकीर्ण राग, इन रागों के भेद को जानने वाला हो, वो भी एक अच्छा प्रवीण गायक कहलाता है। फिर सर्व काकु विशेष विद, यानी कि काकु के जितने भेद जो संगीत शास्त्र में वर्णित षड विधि, यानी कि विभिन्न प्रकार के काकों को प्रयोग करने की जानकारी रखता हो। आपको पता है काकू
गायकी के भाव पक्ष से जुड़ा हुआ है। जैसे शब्द हैं उसको हृदय से गा के उन्हीं भावों का संचरण करना काकू कहलाता है। और शास्त्रों में हमारे काकू के बहुत सारे भेद बताए गए हैं। तो उन सभी काकुओं के प्रयोग को करने में माहिर हो, यानी कि कला पक्ष के साथ उसकी गायकी में भाव पक्ष भी झलके। इसीलिए कहा गया है सर्व काकू विशेषविद। फिर अनेक स्थायी संचारः, जो गाते समय असंख्य स्थाय अर्थात रागों के जो है वो भाग या हिस्से तैयार करके सुनाने में ज्ञान रखता हो। फिर सर्व दोष विवर्जितः, जो सब प्रकार के दोष से रहित अर्थात जिसमें कोई भी दोष ना हो। फिर क्रिया पर जो अभ्यास में दक्ष हो अर्थात रियाजी हो। क्रिया यानी कि प्रैक्टिकल पक्ष पर जो वज़न देने वाला हो, और वो वज़न तभी दिया जाएगा जब अभ्यास किया जाएगा। फिर अजस्त्र लय, जो अत्यंत लयदार हो यानी कि रिदमिक हो। ऐसा नहीं हो कि उसकी लय कभी एकदम विलंबित हो जाए, कभी एकदम द्रुत। जैसे बड़ा ख्याल गा रहे हैं आप, विलंबित लय में गा रहे हैं, फिर जैसे ही आपको वापस ताने गाने के लिए लय बढ़ानी हो तो एक नियम के साथ धीरे धीरे उसकी लय बढ़ाए। यूँ नहीं कि एकदम बड़ा ख्याल गाते ही डायरेक्ट अगली लाइन में आपने थोड़ी लय तेज बढ़ा दी और ताने लेने शुरू कर दी, ऐसा नहीं। यानी कि अजस्त्र लय जिसकी गायन में बना रहे, ये भी उसका एक गुण है। फिर सुघड़, ये सुघड़ जो है वो शारीरिक सुघड़ता से मतलब है, यानी कि जिसको देखकर श्रोता एकदम से घृणा ना करे, वो सुघड़ कहलाता है। फिर धारणान्वित, जो धारणावान हो। फिर अंतिम इसका जो ये है वो है स्फुरज्जन निर्जवन। स्फुरज्जन निर्जवन, जो निर्जवन, ये बच्चों स्थाई का एक विशेष भाग है ना। स्थाई का जो निर्जवन यानी स्थाई का एक जो विशेष भाग है, उसको गाते समय मेघ गर्जना के समान गंभीर आवाज़ को निकालने वाला हो। यानी कुल मिला के कि ज़ोरदार खुली और बुलंद गायकी का गायन करने वाला हो। तो बच्चों, ये हमारे गायकों के गुण हैं जिनका समावेश अगर आप अपने गायन के साथ अभी से ही प्रारंभ करोगे तो निश्चय ही आपकी गायकी में अवगुणों का समावेश नहीं हो पाएगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप पढ़ाएंगे आपको गायकों के अवगुण के बारे में। आज गायकों का अवगुण और यहीं तक हम अपने लेक्चर को रखते हैं। धन्यवाद बच्चों।